उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बसा था सेमरा गांव। चारों तरफ खेत, पीछे एक घना और काला जंगल, बैरागढ़ वन। दिन में भी उस जंगल को देखकर अजीब सा डर लगता था। पेड़ों की टहनियां ऐसे लटकती थीं जैसे किसी मुर्दे की उंगलियां हो। गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी भूल भुलैया वाली हवेली, जिसे लोग 700 साल पुरानी मानते थे। ये हवेली पहले राजा विक्रम सिंह की थी। राजा की मृत्यु के बाद से ये हवेली किसी अजीब सी खामोशी और डरावनी हवा में लिपटी रही। गांव के चौपाल पर मुखिया रामदयाल सिंह अकेले बैठे। तभी दो शहरी दोस्त आदित्य और सिया वहां पहुंचे। दोनों पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए इस गांव आए थे। मुखिया ने उनकी तरफ, बेटा, इतनी रात को इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? इस गांव के पहाड़ी पर जाना मौत को बुलाना है, बच कर रहो। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी, आपका दिल और आंख कमजोर हो गया है, इसलिए आप छोटी छोटी बात को लेकर डर जाते हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हवेली में जाना है। हम सच जानना चाहते हैं। तभी गांव के पंडित हरिश्चंद्र जी आए। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर गहरा लाल। गांव के दो युवक चंपा और रामकुमार आपस में बातें कर रहे थे। सुनो, शहरी लोग हमारे गांव की हवेली का रहस्य जानने आए हैं। अगर हम उनके साथ चल गए तो खजाना मिल सकता है। मैं डरपोक हूं, पैसे की लालच में अपनी जान नहीं खोना चाहता। चंपा बोली, अरे यार, कुछ नहीं होगा, चलो उसके पास। आ गए तुम दोनों, का ही कमी था। तुम दोनों को रात में भी नींद नहीं आता है क्या? चंपा बोला, क्या पंडित जी कुछ भी बोलते रहते हो मेरे बारे में? मैं तो इस बच्चे को चंपा ने उन सब को लेकर आगे बढ़ा। अंततः दोनों शहरी और चंपा हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब आवाजें आने लगीं, किसी की चीख और हंसी। आदित्य और सिया डर गए। सिया ने फुसफुसाते हुए, आदित्य, ये आवाजें असली भूतों की लगती हैं। क्या हमें वापस जाना चाहिए? चंपा बोला, नहीं, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ जंगल। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां बूढ़ा चौकीदार मंगत राम खड़ा था।
मंगत राम ने बिना देखे कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हवेली में इंसान जिंदा नहीं बचता। क्या तुमने अपना बुढ़े, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। हमको पता है कि यहाँ से कौन जिंदा बच के जाएगा और किसका यहाँ से कफन जाएगा। तुम इस हवेली के एक चौकीदार हो। तुम्हारी अब उम्र ही क्या बची है जो तुम हमको ज्ञान दे रहे हो? डर के बावजूद अंदर गए। हवेली के भीतर धूल, जाले, टूटी हुई चीजें और राजा की तस्वीरें थीं। राजा की तस्वीर में उसकी आंखें मानो हर कोने पर नजर रख रही थीं। आदित्य, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। इस हवेली में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कैसी बदबू आ रही है, मानो इस हवेली में किसी जानवर का मांस पक रहा हो। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से पायल की आवाज गूंजी। एक भयानक गूंजती आवाज पूरे हॉल में फैल गई। तुम लोग मेरे हवेली में कैसे आए? अब बाहर नहीं निकल सकोगे। मेरी भूख आज पूरी होगी। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। मोहन ने देखा कि फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन छत बिल्कुल सूखी थी। दूसरी तरफ गांव में रेवती का मन घबरा रहा था। उसने पंडित हरिश्चंद्र का दरवाजा खटखटाया। क्या आपने चंपा को देखा है? चंपा सुबह से घर नहीं लौटा। चंपा और रामकुमार उस हमारे गांव की जो राजा साहब की पुरानी हवेली है, उस हवेली पर जो हमारे गांव में उस हवेली पर रिसर्च करने आए। शहर के 2 लड़कों को लेकर उस हवेली की तरफ गए हैं। मैंने और मुखिया जी ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पंडित जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अगर मोहन उस हवेली पर गया है, इसका मतलब अनर्थ होना निश्चित है। चंपा उस मनहूस हवेली में गया ही क्यों? मुझे आज रात राजा साहब के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पंडित जी ने अपनी झोली से एक तांबे का कलश निकाला। उसमें पवित्र गंगा जल था। ये सब लेकर दोनों उस राजा साहब की हवेली की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रेवती, आज की रात काल रात्रि है। राजा विक्रम सिंह की रूह को आज एक नए शरीर की तलाश है। हमें फौरन हवेली में जाना। सिया एक कमरे में आई और एक पुराने आईने में झांकी। आईने में उसने खुद को नहीं
बल्कि हवेली की रानी कुसुमावती को देखा। आदित्य, बचाओ बचाओ। आदित्य वहां दौड़े और रानी की आत्मा तभी चंपा और रामकुमार भी उस कमरे में आए। चंपा ने कहा, नहीं, ये जिंदा कब्र है। यहाँ दो आत्माएं घूमती हैं, राजा और रानी। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। पंडित ने हवेली के द्वार पर अभिमंत्रित जंजीर बांध दी। रवि और सिया शहर लौट गए। पीछे मुड़कर देखने पर आदित्य ने देखा कि हवेली की धुंधली आकृति हाथ हिला रही थी। शायद ये रानी की आत्मा थी। गांव अब शांत था, लेकिन हवेली की कहानी हवाओं में अभी भी गूंज रही थी। नवंबर की एक सर्द रात थी। उत्तर भारत के एक पुराने सुनसान जंगल के बीच बसा था एक गांव, काशीपुर। चारों ओर घना कोहरा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात को आत्माएं जागती हैं, लेकिन शहर के लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए एक पत्रकार आया था। विजय 41 साल का एक साहसी पत्रकार था। रहस्यमयी कहानियां कवर की थी, लेकिन काशीपुर की कहानी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गांव पहुंचा। ये जगह तो सच में वैसी ही है जैसी सुनी थी। हर तरफ सन्नाटा और ये कोहरा, कुछ तो है यहाँ। गांव में घुसते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। सिर पर सफेद बाल, आंखों में गहरा अनुभव, कांपते हाथ और हल्का डरा हुआ। कौन हो बेटा? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विजय है, पत्रकार हूँ। सुना है यहाँ कुछ अजीब होता है रात को, वही जानने आया हूँ। जानने आए हो तो जान लो, यहाँ रात में जो जागता है वो सुबह नहीं देखता। क्या मतलब? क्या होता है ऐसा यहाँ? मतलब यही कि काशीपुर की रातें जिंदा नहीं छोड़ती। हरिया ने विजय को गांव के पुराने चौपाल तक पहुंचाया, जहां दो और लोग बैठे थे, राजू और अतुल। अरे पत्रकार बाबू, आप भी ना? क्या मिलेगा आपको इन भूतों की कहानियों में? अरे राजू, तुम तो हमेशा डरते हो। मुझे तो लगता है कुछ है इस जंगल में। पिछले महीने ही हरिया काका के भतीजे का कोई पता नहीं चला। अरे क्या हुआ था उसे? वो भी तुम्हारी तरह ही आया था कुछ रिकॉर्ड करने, फिर बस उसकी आवाज मिली, शरीर नहीं। पत्रकार उन सभी को देखने लगता है और गंभीर सोच में पड़ जाता है। तभी अतुल जोश में आकर पत्रकार से कहता है, चलो पत्रकार बाबू, मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ वो आखिरी बार देखा गया था। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे नहीं नहीं राजू जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं ना आपके साथ। जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। विजय और राजू उन दोनों को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। इसके बाद पत्रकार और अतुल धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां वो व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था। कुछ देर जंगल में चलने के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं। यही है वो जगह, देखिए वो टूटी हुई झोपड़ी, वहीं देखा था मैंने उसे आखिरी बार। तो बहुत अजीब सी ठंड है और ये हवा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ था वहां, देखा आपने? परछाई जैसी चीज थी वहां पर। उन्होंने अच्छे से नजर घुमाई और ध्यान से देखने लगे। तभी एक धीमी कांपती सी आवाज आई, क्यों आए हो? कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। आखिरकार आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन अतुल बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। उसने पत्रकार को समझाया और दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई अब भी मंदिर में पूजा कर रहा हो। आवाज सुनते ही पत्रकार ठिठक जाता है और अतुल से कहता है, अतुल भाई, ये घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पास ही में एक मंदिर है, लेकिन इतनी रात को मुझे नहीं लगता वहां पर कोई होगा। हवा की वजह से बज रही होगी। पत्रकार अतुल को साथ लेकर उस दिशा में जाने लगता है जहां से घंटियों की आवाज आ रही होती है। वो ये जानना चाहता है कि वहां घंटियां इतनी तेज क्यों बज रही हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां मंदिर का पुजारी भी मौजूद होता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
रात के इस वक्त जंगल में जाना मौत को बुलाना है। अरे हम तो बस यही पता लगाने के लिए आए थे कि इस गांव में चुड़ैल और डायन होने का दावा है, तो हम बस यही जानने के लिए आए थे कि ये सच है या फिर झूठ। सच्चाई कभी कभी जानलेवा होती है, तू ये नहीं जानता क्या बेटा? हाँ शायद आप सही कह रहे हो, पर ये तो हमारा काम है, हम ये नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। काशीपुर की रात और गहरी हो चुकी थी। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि अब आंखों से दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। विजय, अतुल और रामलाल पुजारी मंदिर के पास खड़े थे। मंदिर की घंटियां अब भी रह रहकर बज रही थी। बिना किसी के छुए ये घंटियां जब जब अपने आप बजती हैं, समझ लो कोई आत्मा जाग गई है। क्या आपने कभी उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं, महसूस किया है। उसकी सांसें, उसकी परछाई और उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में गूंजती हैं। कई बार तो लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ो तो कुछ नहीं। रामलाल पुजारी ने मंदिर के अंदर जाने का इशारा किया। विजय और अतुल उसके पीछे पीछे चल पड़े।